जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी आई के पर। साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेटर करने के लिए मैं लेकर आ गया हूँ एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए जियोग्राफी की क्लास, जिसमें साथियों आपकी 16 प्लस टॉप इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं जियोग्राफी के। जियोग्राफी से संबंधित आज की वीडियो रहने वाली है पूरी, जिसमें माने 60 प्लस क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर आधारित जो एसएससी एग्जाम्स में कहीं कहीं आए आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। साथियों, आज की ये हमारी वीडियो रहने वाली है, तो बिना किसी देरी के कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। देख लेते हैं पहला प्रश्न। साथियों, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से डायनासोरों का विलुप्त हो जाने वाला सिद्धांत डैश किसके द्वारा दिया गया था? तो क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से डायनासोरों का विलुप्त हो जाने वाला सिद्धांत किसने दिया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? लुइस अल्वारेज। लुइस अल्वारेज ने इसको दिया था। किसने दिया था? लुइस अल्वारेज ने दिया था, जो कि एक क्षुद्र ग्रह आया था बहुत बड़ा, उसके प्रभाव से हमारे डायनासोर विलुप्त हुए थे। वो किसने दिया था? लुइस अल्वारेज ने दिया था। ऑप्शन नंबर कौन से? ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। किससे में? 2 में दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, कि सूर्य का लगभग 70% भाग बना हुआ है। सूर्य का 70% भाग किससे बना हुआ है साथियों? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से बना हुआ है। साथियों, हमारा सूर्य जो है किस प्रक्रिया पर कार्य करता है? तो हमारा ये नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर कार्य करता है, जो कि हीलियम को हाइड्रोजन में कन्वर्टेड कर देता है। ठीक है, किन दो भाग में होते हैं? इसमें हीलियम भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, लेकिन इसमें हीलियम हमारी 70% से लगभग बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओरियन तारा तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है? ओरियन तारा तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है, तो कौन सा तारा हो जाएगा? निम्न में से कौन सा एक ओरियन तारा तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है? तो ऑप्शन ए बेटल गैस, तो ओरियन तारा की बात की तो कौन सा हो जाएगा हमारा? रिगेल। रिगेल हमारा क्या हो जाएगा? रिगेल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन है साथी हमारा, इनमें से कौन सा ओरियन तारा सबसे चमकीला तारा है? तो हमारा रिगेल। कौन सा हो जाएगा? रिगेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है साथी, भारतीय खगोल भौतिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खगोल भौतिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या साथियों आपका? बेंगलोर। बेंगलोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बेंगलोर। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारतीय खगोल भौतिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल किससे संदर्भित करने के लिए किया जाता है? तो ब्लड मून का इस्तेमाल किस चीज के लिए संदर्भित करते हैं? सौर्य ग्रहण, वर्धमान चंद्रमा, चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा। तो किसके लिए करते हैं हम? चंद्र ग्रहण के लिए हम ब्लड मून का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हमारे चंद्र ग्रहण के लिए करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है? तो सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र कौन सा है? तो हमारा हाइड्रा। हाइड्रा एक सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी से व्यास से कितना गुना है? तो अनुमानित बनाना है तो अनुमानित कितना हो जाएगा? तो इसका अनुमानित साथियों 109। अनुमानित व्यास कितना गुना है? 109 गुना है। पृथ्वी से कितना गुना है? तो 109 गुना है। इसका सही आंसर भी 109 ही सही उत्तर है।
तो अगला क्वेश्चन है साथियों, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। शुक्र सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक ग्रह है। सौर मंडल में टोटल ग्रह कितने हमारे? 8 हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है। थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। सौर मंडल में नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है? तो सौर मंडल में सबसे सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो हमारा वरुण। वरुण ग्रह सर्वाधिक दूरी पर है। तो शुरुआत करें तो कौन कौन से? सबसे पहले हमारा शुक्र। शुक्र के बाद बुध। बुध के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण। उसके बाद वरुण। तो सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा हमारा? वरुण हो जाएगा। अंतिम में सबसे वरुण है और सबसे शुरू में कौन सा हमारा? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र हमारा शुरुआती ग्रह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 कहता है साथियों, भारत में ऊर्जा मेजर नक्षत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? जो भारत में ऊर्जा मेजर नक्षत्र है ना, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सप्तऋषि के नाम से भी उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है ना, पृथ्वी की 3 सतह में विभाजित होता है। 3 में, ठीक है, 3 सतह में से हम विभाजित होता है, जिसको हम 3 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं साथियों? क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं ऊपरी सतह को, जिसे हम स्याल, इसको सीमा, और इसे हम निफे बोलते हैं। निफे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? भूकंप का अध्ययन हम किससे करते हैं? तो सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी के द्वारा हमारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी के द्वारा अध्ययन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है, तो निम्न में से कौन पृथ्वी का बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है और एक साथ एक जिगसॉ पजल, जिसे हम आस पजल की तरह बनाते हैं? तो कौन सा है? तो स्थल मंडल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थल मंडल हो जाएगा। निम्न में से कौन पृथ्वी का बाह्य परत? बाह्य परत में कौन आता है हमारा? स्थल मंडल ही आ जाएगा। पृथ्वी की जो ऊपरी ऊपरी जो परत होती है वो क्या होती है हमारी? स्थल मंडल होती है ना। स्थल स्थल वाली जगह को हम स्थल मंडल कहते हैं, जो प्लेटों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, सौर ग्रहण कब लगता है? जब चंद सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य ग्रहण की बात होती है तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। कब लगता है हमारा? ये हो गया सूर्य, ठीक है, चंद्रमा, हमारा चंद्रमा, और ये क्या हो जाएगी हमारी? पृथ्वी। ये क्या हमारा? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। क्या कहने का मतलब है? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, यूरोपा। यूरोपा किस प्राकृतिक ग्रह का नाम है? यूरोपा किस प्राकृतिक उपग्रह का नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। कहने का मतलब ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। सभी प्रीवियस ईयर ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं ये आपके। यूरोपा किस प्राकृतिक उपग्रह का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति। किसका हो जाएगा? बृहस्पति। यूरोपा, यूरोपा किसका उपग्रह का नाम है? यू यूरोपा। यूरोपा किसका नाम हो जाएगा? बृहस्पति का नाम हो जाएगा। एक तारे के जीवन काल में नेब्यूला चरण किससे संदर्भित करता है? एक तारे के जीवन काल में नेब्यूला चरण किससे संबंधित करता है? धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल को। किससे संदर्भित करता है? धूल तथा हाइड्रोजन के एक बादल को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, निम्न में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? तो जोवियन ग्रह हमारा एक मंगल ग्रह नहीं है। जोवियन ग्रह कौन होते हैं? जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के
बाहर वाले क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर वाले ग्रहों को हम जोवियन ग्रह कहते हैं, और जो हमारी क्षुद्र ग्रह से अंदर की पट्टी होती है उसे हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, पार्थियन ग्रह कहते हैं। जोवियन ग्रह जो गैसों से निर्मित होते हैं जोवियन ग्रह, जिन पर भूमि या स्थल होता है वो हमारे पार्थियन ग्रह होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेली बीट्स को दिन किस दौरान देखा जा सकता है? बेली बीट्स को किस दौरान देखा जा सकता है? तो कुल सूर्य ग्रहण के दिन हम बेली बीट्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का कितना हो जाता है? तो 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना हो जाता है? तो 1/6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, गैनीमीड, गैनीमीड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह बुध से बड़ा है। गैनीमीड, गैनीमीड क्या है एक साथी? जो उपग्रह का भी उपग्रह होते हैं ना, जो हमारे उपग्रह है ये एक, ठीक है। तो गैनीमीड बुध से बड़ा है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। यह एक चंद्रमा है जिसे अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से के लिए जाना जाता है। या ऑप्शन नंबर 4, यदि शनि के चारों ओर घूमता है। तो ये इसका सही आंसर क्या नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो गैनीमेड हमारे शनि के चारों ओर नहीं घूमता। ये किसका सबसे बड़ा ग्रह है? उपग्रह तो बृहस्पति। किसका हो जाएगा? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह हमारा गैनीमेड। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, हैरी धूमकेतु कितनी वर्ष की अधिकता होती है? तो 76 वर्ष बाद हमको दिखाई देता है। कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहली धूमकेतु की आवधिकता, आवधिकता मतलब हो जाएगा कितने समय बाद दिखाई देगा? तो ये हमें कितने समय बाद? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निशाकाश, निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो खगोलीय पिंडगण के नाम से जाना जाता है। जो रात्रि में आकाश में जो हमारे चमकते हैं हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, लूसीफर, लूसीफर एक ग्रह है, लूसीफर एक ग्रह है जिसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम शुक्र हो जाएगा। तो ये लूसीफर शुक्र ग्रह का किसका? शुक्र ग्रह का अन्य नाम है। किसका है? शुक्र ग्रह का अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 24 है साथियों, ग्रही वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? ग्रही की वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो उसे हम चंद्र बहिमंडल कहते हैं। चंद्र बहिमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, सौर मंडल के ग्रहों में के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? मंगल। और इधर क्या हो जाएगा हमारा? शनि, ठीक है। मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि के बीच में आता है हमारा बृहस्पति। कौन सा आता है? मंगल और शनि के बीच में हमारा बृहस्पति ग्रह आता है। लेकिन बात करें अगर किसकी पूछे, कोई पट्टी पूछे, तो कौन सी आती है हमारी? तो क्षुद्र ग्रह आते हैं। कौन से आते हैं? क्षुद्र ग्रहों की पट्टी आती है हमारी मंगल और शनि, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण घूमती है। धुरी पर पृथ्वी अपने धुरी पर कितने घंटे में कितने डिग्री का 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण घूमती है? तो ये 15 डिग्री का कोण घूमती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा बाहरी ठोस हिस्सा है? सबसे बाहरी ठोस हिस्सा कौन सा होता है? तो हमारा क्रस्ट, ये सबसे बाहर वाला हिस्सा, जो पृथ्वी का बाहर वाला हिस्सा होता है ना, यही सबसे बाहरी और सबसे ठोस हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो 152 मिलियन किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर होती है अपसौर की घटना में। क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश को अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता है। तो प्लूटो, प्लूटो को हमारे ग्रहों की जो ग्रहों की श्रेणी है ना, ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को प्राग शहर में, वहां पर प्राग शहर में एक कमिटी हुई थी, एक बैठक हुई थी। उस बैठक के दौरान प्लूटो ग्रह को वैज्ञानिकों ने
इससे ग्रहों की गति से ग्रहों की समूह से हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? तो शुक्र ग्रह हमारा बना हुआ है। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल के सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है। शुक्र ग्रह को हम चमकता हुआ तारा, भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 साथियों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जिम्मेदार कौन होता है? तो बाह्य क्रोड। कौन होता है? तो बाह्य क्रोड पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों, चंद्रमा पिंड का उदाहरण। चंद्रमा कैसे पिंड का उदाहरण? तो ये एक अदीप्त पिंड का उदाहरण। चंद्रमा हमारा अदीप्त पिंड का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33 है साथियों, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति ऊपर उठती है या निर्मित होती है? वो कौन सी होती है? हमारी पटल विरूपण होती है। क्या होती है? पटल विरूपण होती है। जैसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स के आधार पर, ये जो हमारी प्लेट्स होती है ना पृथ्वी पर, भूपर्पटी की गति होती है, तब या तो ये ऊपर उठती है या निर्मित होती है। तो किसके कारण? पटल विरूपण के कारण होती है। मंद ज्वार भाटा कब आता है? क्वेश्चन नंबर 34 है, मंद ज्वार भाटा कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए चंद्रमा, ठीक है, ये हो गया हमारा सूर्य और ये हुई हमारी पृथ्वी। तो ये तीनों एक जब समकोण पर होंगे तो हमारा क्या होता है? मंद ज्वार भाटा आता है। तब ये अपने अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, इसीलिए हमारा मंद ज्वार भाटा आता है। जब ये एक सीधी रेखा में होते हैं पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, तब क्या आता है तुम्हारा? एक यहाँ पर मंद है तो वहां पर तीव्र तीव्र और बड़ा ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किस ग्रह को विशाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो बृहस्पति को विशाल ग्रह, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी हमारा कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 36 है साथियों, दो क्रमागत नव चंद्रों के बीच की दूरी, दो क्रमागत नव चंद्रों के बीच की दूरी, दूरी नहीं, बीच के लगभग दिनों की अवधि कितनी होती है? दो क्रमागत नव चंद्रों के बीच की लगभग दिनों की अवधि कितनी होती है? तो 29.9 होती है। कितनी होती है? 29.5 दिनों की अवधि होती है। शुक्र ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है शुक्र और बुध ग्रह के। शुक्र और बुध ग्रह की एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 साथी, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थानों की कोणीय दूरी का वर्णन करने किस शब्द का उपयोग किया जाता है? पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थानों की कोणीय दूरी का वर्णन करने किसका उपयोग किया जाता है? तो अक्षांश का प्रयोग किया जाता है। जब उत्तर से दक्षिण हमारी रेखाएं खींची जाती हैं तो हम अक्षांश कहते हैं। जब पश्चिम से पूरब की ओर रेखाएं खींची जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से साथियों, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 को हुआ था। तो किस दिन हुआ था? तो 21 जून को हुआ था। 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 को 21 जून को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है साथियों, जैसे पश्चिम में हंटर्स मन मून कहा जाता है, भारत में उसे डैश के नाम से जाना जाता है। जैसे पश्चिम क्षेत्रों में, जैसे पश्चिम देशों में हंटर मून के नाम से जाना जाता है, उसे हम भारत में कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों अगला है, निम्न में से कौन 23 डिग्री 30 मिनट 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर भारत को लगभग दो हिस्सों में विभाजित करती है? तो कौन करती है? हमारी कर्क रेखा। जैसे कि हमारा ये भारत है, जब ये हमारा भारत है दो हिस्सों में विभाजित होता है यहाँ से 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री से लगभग विभाजित हो जाता है। किससे होता है? हमारा कर्क रेखा से होता है। किससे होता है? तो कर्क रेखा से हमारे दो हिस्सों में बट जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर है अगला, भारतीय मानक समय की गणना डैश घंटाघर से की जाती है। तो कहाँ से की जाती है? मिर्जापुर से की जाती है, जो कि हमारी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कितनी है? 82 डिग्री, 82.5 यानी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के करीब है ये हमारी
कौन सी भारतीय मानक समय रेखा IST। क्वेश्चन है अगला साथियों, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत, उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारे साथियों दो गोलार्ध होते हैं, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत किस दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत वाले दिन कर्क रेखा पर सूर्य हमारा लंबवत चमकता है। तो ये कब होता है? तो 21 जून की स्थिति में, 21 जून की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती? तो कहाँ से नहीं होकर के जाती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्योंकि हमारा दक्षिण में राज्य पड़ जाता है महाराष्ट्र, मिजोरम, गुजरात, त्रिपुरा से होकर के जाती है, महाराष्ट्र से नहीं होकर के जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है साथियों, थोड़ा नेक्स्ट इसको, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाले भौतिक घटना जिसमें आसमान में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्या कहलाती है? तो उसे हम उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली भौतिक घटना जिसमें आसमान में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसका नई दिल्ली की तरह 1 डिग्री के भीतर अक्षांश है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का नई दिल्ली की तरह 1 डिग्री के भीतर अक्षांश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होते हैं? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? जब हमारे सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। किस दिन होता है? विषुव। विषुव का दिन होता है विषुव। विषुव का दिन कहाँ पर होता है? तुम्हारे विषुवत रेखा पर ही विषुव का दिन होता है। तो विषुव के दिन वाले दिन हमारे सूर्य और पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों अगला है, 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 53 मीटर के ऊपर राज्य कौन सी राजधानी का नाम बताइए? 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ कोई अक्षांश होगी और यहाँ कोई आपकी क्या होगी? पूर्वी देशांतर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, तो वहाँ यहाँ पर ये आपकी बनती है 23 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री अक्षांश के मध्य में 53 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी है। तो ये इसकी हो जाएगी ईटानगर। ईटानगर की राजधानी है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन के साथ ये इस वीडियो का, भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में हमारी भूमध्य रेखा स्थित है। भारत देश के उत्तर में स्थित है। तो भारत किसके उत्तर में स्थित है? तो हमारा साथी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित हमारा भारत। कर्क रेखा तो बीचों बीच से होकर के जा रही है, ये कर्क रेखा हो गई, ये हमारा भूमध्य रेखा हो गई, और इसी के नीचे हमारी मकर रेखा जा रही है। लास्ट क्वेश्चन है साथियों ये इस वीडियो का, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने डिग्री किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश बराबर लगभग 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो साथियों आज का वीडियो हम पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।